कैपिटल गेन का हम लोगों का 2 क्लास हो चुका है, जहां पर हम लोगों ने कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन के बारे में बात करा है। एसेट एक्वायर्ड, सॉरी, हम लोगों ने आप लोगों के साथ ये भी बात किया है कैसे कंप्यूटेशन होता है, उसके साथ ये भी बताया है एक्विजिशन अगर बिगिनिंग ऑफ द 2001 से पहले है, मतलब इंडेक्स टेबल से पहले है तो क्या सिचुएशन, इंडेक्स टेबल के बाद क्या होगा, इंप्रूवमेंट इंडेक्स टेबल के पहले होता है तो क्या होगा, इंडेक्स टेबल के बाद होता है तो क्या होगा। ये सब मैटर में हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं, डोंट वरी। उसके साथ हम लोगों ने ये भी किया है, अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरा हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 54 में आपको क्या एग्जामिशन मिलेगा, तो कंस्ट्रक्शन कितना दिन में होना चाहिए, 3 साल के भीतर, और परचेज होगा तो सामने 2 साल और पीछे 1 साल के भीतर आपको परचेस करना पड़ेगा। अच्छा, नाउ सेक्शन 54 3 एग्जामिशन बोला था, 54, 54F, 54EC। आज हम लोग 54 एंड 54EC करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल asset other than residential house property and purchase of residential house property। इसका मतलब आपने कुछ जेवरात बेच के आपने घर खरीदा। आई रिपीट, आपने कुछ जेवरात बेच के घर खरीदा। हो ही सकता है लड़का क्या करता है, ऑलवेज अपना बीवी को बहुत गहना देता है, पढ़ने के लिए नहीं, सोना खरीद के रखता है, जिस दिन उसका घर खरीदने का टाइम आएगा वो गहना बेच के वो खरीदेगा, उसको लग रहा है गहना से बहुत ज्यादा पैसा आएगा, दैट्स व्हाई। तो चलिए, ऐसा सिचुएशन में कैपिटल गेन क्या आएगा, ज्वेलरी बेच के, तो आप न्यू हाउस पर परचेस करना चाहते हैं तो ज्वेलरी बेच के क्या होगा, पढ़िए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब हाउस बेच के हाउस खरीदना, मतलब 54, हाउस छोड़ के एनीथिंग बेच के अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एनीथिंग अगर आपका कैपिटल एसेट है उसमें अगर कोई गेन आता है तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या होगा, कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलेगा। परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया यूटिलाइजिंग द सेल्स प्रॉपर्टी आर द कैपिटल एसेट शुड बी लॉन्ग टर्म, मतलब जो एसेट बेचना चाहते हो वो लॉन्ग टर्म होगा, वो कैपिटल एसेट होना है, वहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। 3 वर्ड क्या बोला एक साथ जल्दी, लॉन्ग वो कैपिटल एसेट होना है और कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और उसके साथ उसके कैंपिटेशन से गेन आया होगा। फिर से, जो कैपिटल एसेट बेच रहा हूं वो लॉन्ग टर्म होगा, वो कैपिटल एसेट होगा और बेचने से गेन होगा, और वो कैपिटल एसेट कभी भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। उससे क्या किया मैंने, उस पैसा से न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट किया और परचेस किया। रेसिडेंशियल हाउस जो कंस्ट्रक्ट करूंगा वो 3 साल के भीतर, और जो परचेस करूंगा वो 2 साल के भीतर सामने और पीछे 1 साल के भीतर। मैं एक एग्जांपल के साथ ये दिखाता हूं, लास्ट दिन भी मुझे लगा था एग्जांपल होगा तो अच्छा रहेगा। इलस्ट्रेशन, हाउ ज्वेलरी sold on 1/10/2020 and purchase what is the time limit, for purchase construct the house, to claim exemption under section 54
एफ। बोलो तो एक टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ओके, तो आपका ये है 110 2020। मुझे बोलिए तो अगर फ्लैट परचेस करना है तो कितना टाइम लिमिट है? बोलो तो। 2 साल। सर 1 साल पहले और 2 साल बाद। सर ये एक्सटेंड हो सकता है इस डेट से 2 साल, मतलब बोलो इस डेट से 2 साल और इस डेट से मतलब मैं बोलूंगा तो कितना होगा बेटा? 39। हाँ 2 साल के भीतर सर 39। यस और नो? 39 2020 के भीतर उसको परचेस करना होगा और बैक बोलो कितना? 110 2000 110 19। क्लियर और नॉट? उसका टाइम लिमिट क्या हुआ बेटा? सर ये वापस बताइए ना सर, समझ नहीं आया। आपने 110 2020 में ज्वेलरी बेचा है, उससे एक हाउस खरीदना चाहते हो 54F के का एग्जामिशन के लिए, कितना टाइम लिमिट होगा? सर सामने 2 साल उसको मैक्सिमम मिलेगा और यहां पर मतलब टाइम लिमिट होगा, टाइम लिमिट टू परचेज द हाउस, टाइम लिमिट टू परचेज द हाउस, हाउ मच? 110 2019 टू 39 2022, ये टाइम के भीतर उसको परचेस करना पड़ेगा। सर अगर यही कंस्ट्रक्शन होता सर अगर वो सर गेन करा 1/10/2020 को, तो सब बेचे कैसे 1/10/19 को? ये बात समझ नहीं आ रही सर। ना ना ना, वो उधार में लिया होता, मतलब वो हो ही सकता है पहले किसी से पैसा जुगाड़ करके ले लिया, उसके बाद ज्वेलरी बेचा, ज्वेलरी से एज्यूम करेंगे वो टाइम लिमिट के भीतर वो कर लिया, एज्यूम करके चलेंगे वो जो परचेज हुआ था वो परचेज उस पैसों से ही हुआ है। फॉर कंस्ट्रक्शन, तुम्हारा सवाल मैंने समझ गया। तुम्हारा था अगर 110 में 20 में अगर उसको पैसा मिल रहा है तो 110 19 में कैसे खरीदा है? देखो खरीद तो सकता ही है, उसका दूसरा पैसा से लगा के भी खरीद सकता है, लेकिन मैं मान के चलूंगा, एसएससी बोलेगा एज्यूम कीजिए मैंने जो फ्लैट खरीदा है उस प्राइस से ही, मतलब किसी से उधार से डिफर्ड पेमेंट में किया था, जब मैंने पैसा मिला पैसा दे दिया। सर बोरो किए थे वहां से, और जो यहाँ से कैपिटल गेन हुआ उसको वहां पर ये फिट कर देंगे। एकदम एकदम। उसके बाद ये वाला केस, इसके पीछे कोई ऑप्शन नहीं है, इसके सामने ही जाना पड़ेगा, मतलब 2 years नहीं 3 years, दैट इज 3 years।
ओके 3 साल टाइम लिमिट 23 होगा सर। टाइम लिमिट टू परचेज the house 1/10/2020 to 39/2023 समझ में आया? ये मैंने इलस्ट्रेशन में आपको दिखा दिया है। क्लियर और नॉट? ये था फॉर परचेज। क्लियर? तो मैं इलस्ट्रेशन में दिखा दिया। लास्ट अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, मतलब सर ये सेम लिमिट लास्ट में जो 54 का रहा था उसके लिए भी एप्लीकेबल है? यस। ओके फॉर परचेज क्लियर? एग्जेम्पशन क्या होगा? लास्ट क्लास में एग्जेम्पशन था कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन और अमाउंट इन्वेस्टेड, सॉरी अमाउंट इन्वेस्टेड एंड कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। यहां पर क्या है? लोएस्ट वन, लोएस्ट वन ए कैपिटल LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बी क्लियर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इनटू प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेल सेल्स प्रोसीड। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट डिवाइडेड बाय सेल्स प्रोसीड। चलिए प्रॉब्लम में जिसको क्लियर कर देते हैं। Miss Tannu sold his jewelry for ₹60 lakhs on 1/1/2021 and purchased a residential flat on 1/3/2021. ठीक ही है, for ₹28 lakh. The jewelry purchased on 1/1/2015 for 18 lakhs and expenses on transfer 1 lakh. Compute the taxable capital gain for the previous year 2021 and 22. 2021 बोलिए। CII दिया है 2021-301। मैं लिख रहा हूं लेकिन एग्जाम में नहीं रहेगा। सॉल्यूशन, डेट ऑफ परचेज, ज्वेलरी कब परचेज किया है बेटा, यहां पर क्या सिचुएशन है वो बाद में देखते हैं, पहले ज्वेलरी बेच के कितना गेन आया है वो हम लोग देख लेते हैं। डेट ऑफ परचेज 1/1/15, डेट ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, डेट ऑफ सेल ऑफ ज्वेलरी बाबा 1/1/21 1/1/21। एक लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म 36 मंथ से ऊपर है। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? मोर देन। ये कौन सा कैटेगरी? फॉर अदर एसेट, नॉट लैंड एंड बिल्डिंग, लिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। सो द कैपिटल एसेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ज्वेलरी को तो लॉन्ग टर्म होना पड़ेगा, नहीं तो एग्जेम्पशन का कोई सवाल ही नहीं है। बी, तानू परचेज द रेसिडेंशियल हाउस, मतलब गहना बेच के हाउस खरीद रहा है within the 2 years from the date of transfer. Yes or no? Yes sir, 2 years. She is eligible to claim exemption under section 54F. Yes sir. चलो computation.
particulars. Sales consideration 6 lakh. Expenses on transfer for brokerage 1 lakh. Net consideration 59 lakhs. Less index cost of acquisition. CII in the year of sale. याद है तो? Yes, sir. Ashraf. CII in the year of sale divided by CII in the year of acquisition. Done. So 15 lakh into 309, 301. अच्छा अब्दुल्ला क्लास में नहीं आया? डिवाइडेड बाय 240 कितना आता है? 15 lakhs. 18,81,250. 18,81,250. Good. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? सर यहां पर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, रहेगा हर जगह में। 40,18,750 40,18,750 exemption under section 54F कितना होगा? Lowest of the following, lowest one. क्या है बेटा? Long term capital gain how much? 40 lakh from 40 jewelry lakh 80,000. into how much? Sir, investment in the purchase of house कितना? I think 25 lakh ना रे? Purchase a residential flat. Sir, 28 lakh. 28 है 28 होगा। 28 चलो divided by net sales proceed, बोलो क्या होगा? और बी क्या लिखोगे बेटा? LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ज्वेलरी। बोलो कितना? 19,07,203. अच्छा ये कितना आया था? 19,07,203. 19,07,203 और यहां पर क्या आएगा? माइनस करने के बाद $21,000 21 lakh 21 lakh 11,000 547. 547. okay, 21,11,547 done or not? yes sir. Yes sir. कोई सवाल? तो Sir, 54 में था फ्लैट बिल्डिंग बेच के बिल्डिंग खरीदना। 54F का मतलब है बिल्डिंग की जगह दूसरा कोई कैपिटल एसेट बेच के बिल्डिंग खरीदना। अंडर सेक्शन 54 EC ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और लैंड ट्रांसफर ऑफ लैंड बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट मेड
in the bond issued by National Highway Authority of India and Rural Electrification Corporation Limited of India. मतलब अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेच के, ज्वेलरी नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के, वो रेसिडेंशियल हो नॉन रेसिडेंशियल हो, रूरल रेसिडेंशियल लैंड हो बा अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो, व्हाटएवर में भी बेच के अगर वही पैसा अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी में इन्वेस्ट करते हो, रूरल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हो, वहां का बॉन्ड्स में इश्यू करते हो, तो जितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे आपका डिडक्शन मिल जाएगा. चलिए एक लिमिट है. कंडीशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, लैंड और बोथ. assessee invests the sales proceed for the purchase of bond issued by National Highway Authority of India, Rural Electrification Corporation Limited. Investment to be made 6 months from the date of sale or transfer. Investment कब कर रहे हो? From the date of sale or transfer. Okay. Exemption, lowest of the following. Amount of long-term capital gain. Okay. Amount invested in the for purchase of bond issued by NHAI, RECL and statutory limit rupees 50 lakh. मतलब 50 लाख से ऊपर डिडक्शन मिल ही नहीं सकता, उससे कम हो सकता है. मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 52 लाख और बॉन्ड में इशू किया है 70 लाख, आपका डिडक्शन मैक्सिमम मिलेगा 50 लाख, उससे बाहर नहीं जाएगा. चलो, Miss Shabnam sold her land at cost of rupees at Kolkata on 1/1/2020. 21 कर for rupees 50 lakh. Expenses 2%. The land purchase on 1/1/2015 for rupees 6 lakh. She subscribed bond issued by National Highway Authority of India on 1/3/2021 for rupees 20 lakhs. Compute the taxable capital gain for the previous year 2021. CII 301. चलिए, पहले लैंड को बेचना चाहता है. सर आपने तो बोला था लैंड नॉन कैपिटल एसेट, एक थप्पड़ मारूंगा. मैं बोला था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट, रूरल रेसिडेंशियल लैंड कैपिटल एसेट, कोई चेंज नहीं है. अच्छा, डेट ऑफ परचेज लैंड ऑन 1/1/2015, डेट ऑफ सेल ऑफ लैंड 1. द पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 24 मंथ्स. क्यों सर 36 होता है तो? अरे भाई, लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या बोला था? 24 मंथ्स हो जाएगा. 24 years. तो इसलिए सर 36 होता भी सेम ही होता, व्हाटएवर, सही जानना है आपको. तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया. दूसरा, शबनम सोल्ड लैंड एंड इन्वेस्ट द मनी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ बॉन्ड इशूड बाय अ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. Hence, she is eligible for deduction under section 50 EC, इलेक्शन कमीशन. कुछ दिन में वो बहुत चर्चे में है ना, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन चर्चे में था, अब न्यूज से आउट हो गया. कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिसेस शबनम फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, assessment year 21-22. Sale proceed 50 lakh. Exemption on transfer 2% on 50 lakh 1 lakh. Net consideration 49 lakhs. Less index cost of acquisition. क्या होगा? CI in the year of sale. CI मतलब cost of inflation index 2020-21 divided by 1415, तो 301 by 240. बोलो तो क्या आता है मेरा लाल? 7,52,500. 7,52,500. डन. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा. सर इंप्रूवमेंट कॉस्ट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, सब जगह इंप्रूवमेंट कॉस्ट आएगा.
लेस एग्जेम्पशन 54 EC, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्या है तो मिलेगा LTCG। सर ये फिगर चेंज होगा, सर ये 77 की जगह 47 होगा। फिर से बोलो अमाउंट। 41,47,500। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड 20 लाख, स्टैट्यूटरी लिमिट 50 लाख, तो लोएस्ट कितना है 20 लाख। सो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 21,47,500। क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. क्लियर? मेरा एक स्टूडेंट एक बार सवाल किया था, वो मैं दोहरा रहा हूं, क्या सर इज इट पॉसिबल एक ही ईयर में एक ही एसेट बेच के वो 54 EC का भी बेनिफिट ले, 54 F का बेनिफिट ले? मेरा सवाल घूम के, अंडर विच सिचुएशन इट इज पॉसिबल द एसेसी कैन क्लेम द बोथ बेनिफिट? सर जब बोथ कैटेगरी के एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा। मतलब सर इसी के लिए सोच लीजिए वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया NHI या रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन में, जैसे कि सर रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, या इसके बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट किया है कुछ पार्ट तो इसमें उसको मिल जाएगा। और इससे पहले जो मेरा था सवाल सर वो था एक बंदा 54 F एंड 54 EC एक साथ ले सकता है और नहीं? स्ट्रिक्टली एक सवाल किया है, एक आंसर दीजिए। सर एक हाँ, गेम में सर, दो ले बार सकते एग्जाम्पशन हैं। कैसे मिलेगा सर? एक गेम में दो बार एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा? एक आपका बार उसको सवाल गेम में है exemption दो नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा? वेरी गुड, नहीं हो सकता सर। अच्छा ठीक है। और हो सकता है सर, जैसे ज्वेलरी बेच के वो लैंड लिए हैं, वो लैंड बेच देंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे उसके बाद। मजा हो रहा है मेरे साथ। सर ये तो और लॉन्ग टर्म नहीं होगा फिर सर। ना लॉन्ग टर्म ही है। नहीं वो ज्वेलरी खरीदा फिर लैंड मैंने बेचा, पूछा कहाँ होगा? है, इतना घुमाओ मत, मैंने पूछा है 54 EC एंड 54 F का एग्जेम्पशन एक साथ मिल सकता है, यस और नो? एक सवाल क्या है, एक आंसर दो, उल्टा पुल्टा क्यों घुमा रहे हो मुझको? मारूंगा एकदम गला। सर नहीं होगा सर। क्यों? सर F के लिए तो सर लैंड और इसके सिवा कुछ बेचना होता है ना सर, जैसे ज्वेलरी पॉलरी ये सब बेच के लैंड बिल्डिंग कर देंगे। मेरा आंसर क्लियर नहीं हुआ है। ताज बी कॉन्फिडेंटली आंसर दो, क्लास का फर्स्ट बॉय हो, फर्स्ट बॉय की तरह आंसर दो। बोलो, वेरी सिंपल आंसर। अगर आप देखेंगे सोचेंगे आपके 2 मिनट्स में आंसर आ जाएगा। सर, एक नहीं वर्ड होगा आंसर सर। है। हाँ सर नहीं हो होगा। पाएगा। कारण सर किसी भी हाल में नहीं होगा। सर दोनों का सर इनकम सोर्स सर अलग अलग ज्वेलरी चाहिए सर। बेचकर सर लैंड खरीदेंगे तो लैंड, अब लैंड लॉन्ग टर्म थोड़ी ना हुआ सर, जो लैंड ना बेचकर ना हम ना बॉन्ड ना 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 सर 54 F बोलता है बंदे को इलेक्शन नेशनल बॉन्ड सब्सक्राइब करना है, ओके? लेकिन ये बॉन्ड सब्सक्राइब करने के लिए उसका पैसा आएगा कहां से? लैंड एंड बिल्डिंग बेचने से। यस सर। और 54 F में उसको क्या बेचना पड़ेगा? हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस प्रॉपर्टी बेच, हाउस 54 हाउस F कहाँ में बेचेंगे सर? ज्वेलरी, सर ज्वेलरी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। सर मतलब वो बंदे का को 2 एग्जेम्पशन तो एक साथ नहीं मिल सकता है। यस सर। कैसे? मैं अगर सोचो, मैं अगर लैंड बेचता हूं बा बिल्डिंग बेचता हूं तो मैं 54 EC क्लेम कर सकता हूं और मैक्सिमम 54 क्लेम कर सकता हूं।
लेकिन मैं 54F तो क्लेम ही नहीं कर सकता, बिकॉज 54F क्लेम करने के लिए मुझे क्या बेचना पड़ेगा अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। यस सर। समझ में आया? 54 को मैं अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचता हूं तो सिर्फ मैं दो ही का एग्जेम्पशन ले सकता हूं, एक ईसी का 54 ईसी का, मैं अगर कुछ पैसा बॉन्ड में निवेश करता हूं, और मैं बिल्डिंग बेच के अगर कोई बिल्डिंग खरीदता हूं तो 54 का बेनिफिट ले सकता हूं। लेकिन 54F का बेनिफिट कैसे लूंगा? वो वहां पर तो बिल्डिंग बेचने का कोई सवाल ही नहीं है, वहां पर तो ज्वेलरी बेचने का सवाल है, मतलब ज्वेलरी मतलब बिल्डिंग छोड़ के एनी एसेट बेचने का सवाल है। तो 54F एंड 54EC आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं बोलूंगा सर 54 एंड 54EC हो सकता है, 100%। मैंने एक खिदीपुर में फ्लैट बेचा है 2 करोड़ में, एक फ्लैट खरीदा है राजा राट और न्यू टाउन में 1 करोड़ में, और बाकी 1 करोड़ 50 लाख माइनस करने के बाद मैंने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में डिपॉजिट कर दिया। तो 54 का भी बेनिफिट मिलेगा फ्लैट बेच के फ्लैट खरीदना, और 54EC का भी बेनिफिट मिलेगा लैंड बिल्डिंग बेच के बॉन्ड में निवेश करना। क्लियर और नॉट? पंकज एक बार रिपीट करिए ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरा 200 लाख, मैंने मान लीजिए 80 लाख में फ्लैट बेचा, वो फ्लैट बेच के 20 लाख में निवेश किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, और बाकी जो 60 लाख बचा है वो मैंने निवेश कर दिया बिल्डिंग खरीदने में। तो बिल्डिंग बेच के बिल्डिंग खरीद रहा हूं तो 100% उसको 54 मिलेगा। यस और नो? बिल्डिंग बेच के बिल्डिंग खरीद रहा है तो मिलेगा और नहीं मिलेगा। और 54B बोल रहा है बिल्डिंग बेच के अगर वो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया का बॉन्ड में, तभी आपको मिलेगा। तो यहां पर बंदा तो दोनों ही किया है, उसको दोनों का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। यस और नो? यस सर। डन? यस सर। चलिए, ये जो बेनिफिट है सर एक ही साल में एक ही बार मिलेगा एग्जाम्पशन। तो ये जिस ईयर में ट्रांसफर है जिस ईयर में इसका कंप्यूटेशन होगा उसी ईयर में ही तो एग्जाम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में एग्जाम्पशन देके क्या करूंगा? नेक्स्ट ईयर में तो कंप्यूट नहीं होगा, इस ईयर में ही कंप्यूट हुआ है। यस सर, हम अलग अलग साल के लिए सोच ना रहे ना थे। ना ना, चलिए प्यारा सा नन्ना सा जिंदगी का सवाल। कैपिटल गेन कंप्यूटेशन on sale or transfer of capital asset which are acquired by the assessee under gift or will। इसका मतलब आपको आपके पिताजी और आपका दादाजी नानाजी व्हाटएवर उसका विल से अगर कुछ मिलता है जो ओरिजिनली परचेज आपने नहीं किया है, आपका पिताजी बार उसका आपका दादाजी किया है, तो ये एसेट का कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा? बिकॉज आपने तो कोई खर्चा किया ही नहीं, आपको तो दाता और विल में मिला है। तो इसको क्या करेंगे? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। द कैपिटल एसेट इज सोल्ड बाय द एसएससी was not actually purchased by him. He acquired such capital asset either through a gift or will or by any other way, which are not treated as a transfer and no capital gain was computed during the year of during that time। मतलब ऐसा कुछ टेक्निक ट्रांसफर का टेक्निक बोल दिया गया था जहां पर वो ट्रांसफर नहीं है, वो सिचुएशन में जैसे गिफ्ट ट्रांसफर नहीं माना जाता है, विल और इनहेरिटेंस से आपके पास आता है तो ट्रांसफर नहीं माना जाता है, तो नेचुरली उस टाइम कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं हुआ था। नाउ एसएससी क्या कर रहे हो? एसेट को बेच रहा है। नाउ व्हेन द एसेट ट्रांसफर्ड, एसएससी ट्रांसफर्ड द एसेट विद कंसीडरेशन is treated as a transfer of capital gain and is to be computed under section 49(1). The issues in this connection are as follows। Sir, period और होल्डिंग कब के पकड़ेंगे? जिस डेट में एसएससी के पास आया है उस डेट से, ना जिस डेट में ओरिजिनली एसेट परचेस हुआ है उस डेट से। आंसर होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच एसेट इज एक्चुअली परचेज बाय द प्रीवियस ओनर, मतलब जो एक्चुअली परचेस किया है उस डेट से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली जो परचेस प्राइस था वो ही, आपके पास तो कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है,
Cost of improvement, actual capital expenditure done either by previous owner or by the assessee. हो ही सकता है आपका पिताजी ने खर्चा किया है, हो सकता है आपने भी खर्चा किया है, ऐसा एक सिचुएशन आ सकता है. बिल्डिंग आपके दादाजी ने खरीदा है ग्राउंड फ्लोर, आपके पिताजी ने सेकंड फ्लोर, आपने उसके पास थर्ड फ्लोर किया है. तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो दादाजी का कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी लेंगे पिताजी का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपका भी कॉस्ट आएगा, मतलब तीनों का कॉस्ट ही आएगा. इंडेक्सेशन बेनिफिट वेरी इंपॉर्टेंट. कब से इंडेक्सेशन होगा? इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज बाय द प्रीवियस ओनर. जिस डेट से प्रीवियस ओनर परचेज किया है उसी डेट से लोगे. इंडेक्सेशन बेनिफिट इन केस ऑफ इंप्रूवमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर उसी डेट में. क्लियर? ये यूनिक केस. अगर आपको एसेट गिफ्ट में मिलता है तो वो एसेट को अगर आप सेल करते हो उसमें कैपिटल गेन कैसे होगा? बिकॉज गिफ्ट के टाइम तो कैपिटल गेन नहीं हुआ था, जब आप सेल करेंगे तब कैपिटल गेन होगा. तो ये कैपिटल गेन में पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा जिस दिन से प्रीवियस ओनर हु एक्चुअली परचेज द एसेट, उसने जब से खरीदा है. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी उसका, इंप्रूवमेंट भी उसका, और तुम्हारा दोनों का इंडेक्सेशन भी जिस डेट से घटना हुआ है. इलस्ट्रेशन. Mr. Tokir sold a two-storied building in Kolkata on 1/11/2021 for rupees 40 lakhs. Brokerage 1%. The building was actually purchased by his father on 1/4/2005 at a cost of rupees 6 lakh and registration expenses paid 50,000. His father built an additional floor on 1/1/2010 at a cost of 5 lakh. मतलब 2005 में 6 लाख में बिल्डिंग खरीदा था और 5,000 रजिस्ट्रेशन. तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था रजिस्ट्रेशन खर्चा लेके 6,50,000. उसके बाद 2010 में पापा ने और एक फ्लोर किया है 5 लाख रुपया. His father gifted the building to him on 1/12/2017. पापा ने दे दिया है. तौकीर आपको गिफ्ट किया है. तौकीर परचेज a residential house on 1/3/2021 ये 20 होना चाहिए था, 21 by utilizing the sales proceed 10,50,000. Okay, compute the taxable capital gain. Chalo, solution. As the asset acquired by the assessee under gift, the period of holding, indexation and cost of acquisition of the previous owner, I repeat, since it is gift में आया है तो period of holding, indexation and cost of acquisition of the previous owner shall be considered. जो किया है मैंने. Date of purchase of building of the previous owner कितना? 1/4/2005. ओके. और ट्रांसफर किया है तौकीर ने 2020. Therefore, the period of holding 1/8/2005 to 31/11/2020 is more than 24 months for immovable property. So building is classified as long-term capital asset. So building is classified as long-term capital asset. C. Tawqir purchased another residential flat out of the sales proceed within 2 years from the date of transfer. So he is eligible for exemption. Under section 54. Compute. Sales consideration 40 lakhs, expenses on transfer 40, net consideration 39,60,000. Index cost of acquisition, COA of the previous owner. देखिए additional किया word, cost of acquisition of previous owner 6 lakh
प्लस 50,000 इंटू 289 बाई 170, तो 289 तो नहीं होगा, 301। और ये इंडेक्सेशन कौन सा ईयर का? 2021। तो CII इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय प्रीवियस ओनर 56। तो चलिए कितना आएगा ये फिगर बोलिए? 16,72,222। पापा ने जो इंप्रूवमेंट किया है वो भी आएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। CII in the year of improvement taken place 2009-10 कितना? बोलो। 5 लाख into 301 into 148, 10,16,892। long सर 60 में चल रहा है। सॉरी 60 सर, 16 होगा सर। कहां पर? 60 का जगह 16। 10,61,16 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलो। 39,60 minus 16,72,222, 10,16,892। 12,70,886। Okay. Less exemption, lowest of the following. A, long term capital gain 13 lakh 12 lakh 70,886 और अमाउंट इन्वेस्टमेंट फॉर बिल्डिंग 10 लाख 50। लोएस्ट कौन है? 10 लाख 50। तो अमाउंट कितना होगा? 2,20,886। क्लियर और नॉट? सर 32 हो गया सर 2 लाख। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जिबिशन माइनस करने के बाद ही ये फिगर आया। क्लियर और नॉट? तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? 54F 54EC का सिचुएशन और कैपिटल गेन कैलकुलेशन विच आर फॉर द एसेट विच हैव रिसीव्ड बाय द एसएससी अंडर गिफ्ट और विल और इनहेरिटेंस। क्लियर और नॉट? यस सर। एकदम ठीक है। तो कैपिटल गेन बहुत अच्छी तरह से कर लेना और 2 क्लास लगना चाहिए हम लोगों का कैपिटल गेन में। डन? यस सर। चलो मजा करेंगे जिसके लिए हम लोग आते हैं।